गाबीमारू को वो रोक पाए। गाबीमारू सागरी से कहता है कि उसने उसे एक मौका दिया। अब गाबीमारू के पास एक होप है कि वो सबसे आजाद होकर फिर से अपनी लाइफ अपने वाइफ के साथ गुजार सकता है। इसके बाद हमें सागरी की लाइफ के बारे में बताया जाता है। वो यामाडा क्लेन से है और उसके जो फादर थे वो उसी क्लेन के एग्जीक्यूटर थे। मतलब उनका काम था जिन लोगों ने जुर्म किया है उन लोगों को खत्म करने का। मगर उसके डैड कमाल के थे। उनकी तलवार की स्किल इस तरह से थी कि सामने वाला पर्सन ये जान ही नहीं पाता कि कब उसकी डेथ हो गई। इस वजह से उसे पेन का सामना ही नहीं करना पड़ता और सारे एग्जीक्यूशन उन्हें ही देने को कहा जाता था। सागरी भी अपने फादर की तरह बनना चाहती थी। वो भी अपनी तलवारबाजी पर बहुत ज्यादा काम करती है, लेकिन अब तक उसने जितने भी लोगों को खत्म किया वो सभी पेन के साथ चीखे थे, जिस वजह से सागरी के मन के अंदर एक डर भर गया था। यहाँ पर हमें उसके क्लेन का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसे बताता है कि सागरी के मन के अंदर अभी भी एक डाउट है जो उसे अपनी तलवार को सही तरह से यूज करने से रोक रहा है। साथ ही वो सागरी से कहता है कि तुम अपनी तलवार की तरफ देखो, और जब वो अपनी तलवार पर देखती है तो उसे उन सभी लोगों के चेहरे दिख रहे थे जिन्हें उसने अब तक मारा था। अब उसके मन के अंदर एक डर पैदा हो गया था, जिस वजह से वो हर किसी को खत्म करने में थोड़ी सी हिचकिचा रही थी। उसके मन में बस एक डाउट था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और वो यही करती है। अब इसके बाद फाइनली वो टाइम आ चुका था जब गाबीमारू को वहाँ उस आदमी के सामने ले जाना था जो कि उन्हें काम समझाएगा। तो यहाँ पर गाबीमारू अकेला नहीं था, बल्कि कई सारे उसके साथ क्रिमिनल्स थे। ये सभी बहुत माहिर क्रिमिनल थे और इन लोगों ने जितने लोगों को मारा है उन लोगों की गिनती किसी के पास नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों के चेहरे पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सामने से कुछ भी दिख नहीं रहा था। असल में बस ये ऐसा उस आदमी की प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा था। वो सभी क्रिमिनल अभी गुस्सा थे पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर सागरी मन में सोच रही थी कि ये सभी क्रिमिनल्स हैं। इन लोगों ने लाखों लोगों को मारा है। अगर वो इन पर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करे तो शायद वो बिना किसी डाउट के सही तलवार चलाना सीख सकती है, पर वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे ऐसा करने से साफ साफ मना किया गया था। यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि गाबीमारू के जस्ट पीछे बैठी हुई थी। वो उसे देखकर मन में सोच रही थी कि ये वही असैसिन निंजा है जो कि बहुत फेमस है। वैसे उसे अभी फिर से पेपर को अपने चेहरे पर लगाना पड़ता है। यहाँ पर सामने खड़ा आदमी कहता है कि तुम लोगों को पैराडाइज ऑफ अर्थ पर भेजा जा रहा है। वो जगह इतनी खतरनाक है कि हमें नहीं लगता कि तुम में से ज्यादा लोग वहाँ सरवाइव कर पाओगे। अब ये बात सुनकर सभी क्रिमिनल चलने लगते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि सच में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर वो लोग जिंदा नहीं रह सकते। मगर जब उनके चेहरे पर से वो पेपर हटाया जाता है तो उनके सामने एक आदमी था जिसकी पूरी बॉडी से फ्लावर निकल रहे थे। वो सभी ये देखकर शॉक थे। सामने खड़ा आदमी बताता है कि उन्होंने पहले भी 60 से ज्यादा लोगों को वहाँ पर भेजा था। उन 60 से ज्यादा लोगों में सिर्फ यही अकेला आदमी सरवाइव कर पाया, लेकिन इसकी बॉडी भी ना जाने कैसे इस तरह से रिएक्ट की कि उसकी बॉडी पर अपने आप ही फ्लावर उगने लगे। ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे, तो वो वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। उनसे कहा जाता है कि ये तो ब्लेसिंग्स है। पैराडाइज ऑफ अर्थ एक हेवन जैसी जगह है, वहाँ पर तुम्हें एक नेचुरल और बहुत सुकून भरी डेथ मिल सकती है। लोग सोच रहे थे कि आखिर वो मरने के लिए वहाँ पर क्यों जाएं? लेकिन उनसे कहा जाता है कि अगर वो नहीं गए तो अभी उन्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, जिस पर वहाँ सामने खड़ा आदमी कहता है कि ठीक है, तो जिन लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं है वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। उन सब में से एक क्रिमिनल वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो रेड हेयर वाला आदमी वहाँ पर आगे आते हुए सीधा उसकी गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर बाकी सभी शांत हो चुके थे। सभी की गर्दन पर तलवार रख दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो दो चीजों में से एक चीज को ही चुन सकते हैं, या तो यहाँ पर मरो या फिर वहाँ पर। अब सब लोग तैयार थे, लेकिन कुछ देर के बाद एक आदमी वहाँ पर आकर बताता है कि जो नाव उस पैराडाइज ऑफ अर्थ के लिए निकलने वाले थे उस पर थोड़ी लिमिटेड सीट है, जिस वजह से इन क्रिमिनल के बीच एक आदमी एक दूसरे क्रिमिनल को मार देता है और कहता है कि मैं समझ गया, आप लोग यही चाहते हो। जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गई थी और जिस आदमी ने उन सभी को इकट्ठा किया था उन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो चाहते ही यही थे कि जो भी कमजोर है वो यहीं पर मारा जाए। वैसे हम देखते हैं कि जिस आदमी ने उन्हें यहाँ पर इकट्ठा किया था उस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, उसे ये सब देखकर मजा आ रहा था। इस तरफ सैगरी और वो रेड हेयर वाला आदमी आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर वो कह रहा था कि सच में एक एग्जीक्यूटर होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि किसी को मारना मुश्किल नहीं है, पर बाकी लोग जिस वजह से उन्हें देखते हैं वो बहुत मुश्किल से सहन होता है। जिस पर सैगरी कहती है कि वो सही कह रहा है, उसका बचपन भी इसी तरह से गुजरा था, क्योंकि सैगरी के पेरेंट्स एग्जीक्यूटर थे, जिस वजह से सभी बच्चे जो कि सैगरी के दोस्त हुआ करते थे वो उसे परेशान करते, क्योंकि वहाँ एग्जीक्यूशन को बुरी चीज मानते थे, जबकि ये लोग उन्हीं को खत्म करते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो। वैसे सच्चाई थोड़ी अलग है, यहाँ पर बस जो पावर में होता है उसी की मानी जाती है, फिर गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो। आगे हम देखते हैं कि ये लोग लड़ते हुए आपस में
प्लान बनाते हैं कि क्यों ना टीम बना ली जाए और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं उन्हें खत्म करके यहाँ से भागा जाए। और अब क्रिमिनल्स की टीम बन चुकी थी और वो इन लोगों पर हमला करने वाले थे। अब हमला करने के लिए सबसे पहले वो सैगरी को चुनते हैं क्योंकि वो बस एक लड़की है तो वो क्या ही कर सकती है, लेकिन सैगरी कहती है कि वो अकेले ही इन लोगों को हैंडल कर लेगी और वो बहुत ही आसानी से जितने भी लोग थे उन्हें खत्म कर देती है। पर इसके बाद उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। पहले उसे लगा था कि क्रिमिनल को मारने पर उसे बुरा नहीं लगेगा, पर फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। गाबीमारू कहता है कि नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी को मारेंगे तो इस तरह की फीलिंग तो हर किसी के अंदर आती है। सभी लोग ये सुनकर शॉक थे क्योंकि गाबीमारू तो वैसे भी एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल असैसिन है। उसने ना जाने कितने लोगों को खत्म किया है और फिर भी वो ऐसी बातें कर रहा है। यहाँ पर गाबीमारू बहुत ही स्पीड के साथ उस आदमी के सामने आ जाता है जिस आदमी ने इन सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया था। वो उस आदमी से कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफी कर रहे हो इन सभी लोगों को लड़वा कर, क्योंकि अंत में सभी मारे जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे। यहाँ पर उस आदमी को गुस्सा आता और वो कहता है कि जो कोई भी गाबीमारू को खत्म कर देगा उसे पास कर दिया जाएगा और उसे वहाँ से वापस भी भेज दिया जाएगा। अब वहाँ पर एक क्रिमिनल आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता और गाबीमारू पर अटैक करने लगता है। गाबीमारू कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन तुम लोग भी यही चाहते हो तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इसके बाद गाबीमारू उनसे लड़ना चालू कर देता है। सभी लोग उस पर हमला कर रहे थे लेकिन वो बहुत ही स्पीड से उन सभी को खत्म करते जा रहा था। इस तरह से आधा दिन निकल जाता और वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे के सारे मारे जाते हैं। गाबीमारू की पूरी बॉडी खून में लाल थी और नीचे उन सभी लोगों की पूरी लाशें पड़ी थी। अब जो वो आदमी था उसके लोग और वो आदमी दोनों बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक लग रहे थे। वो कह रहे थे कि ये तो सच में एक राक्षस है, मगर यहाँ पर सैगरी समझ पा रही थी कि आखिर गाबीमारू को इन सभी को खत्म करने में कैसा लगता होगा, क्योंकि सैगरी ने ज्यादातर एग्जीक्यूशंस के दिन एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को खत्म किया होगा, जिसके बाद उसे ऐसी फीलिंग होती थी कि वो खुद को भी खत्म कर ले। लेकिन गाबीमारू इस काम में ना जाने कितने लोगों को मार चुका है। वो समझ गई थी कि गाबीमारू का बिहेवियर आखिर इस तरह का क्यों है, लेकिन वो इस चीज से एक चीज जरूर सीख गई थी कि उसे इन फीलिंग्स को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी को मारेगी तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन बस उसे ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि अब तैयारी होती है पैराडाइज ऑफ अर्थ पर जाने की। गाबीमारू को तैयार कर लिया गया था और हमें पता चलता है कि असल में सभी लोग नहीं मरे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने गाबीमारू पर हमला नहीं किया था उसने भी उस पर हमला नहीं किया और ये सभी वही थे जो कि समझदार क्रिमिनल्स थे और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी थे। हमें पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 10 लोगों को चुना गया है और 10 के साथ एक एग्जीक्यूटर जा रहा है और गाबीमारू के साथ इस वक्त सैगरी जा रही थी। उनकी सिर्फ कुछ ही टाइम में उस आइलैंड के पास पहुँच गई है। असल में उन्हें कुछ दिन बीत चुके थे। इस आइलैंड को देखकर गाबीमारू को अचानक से अपनी एक बहुत ही पुरानी मेमोरी याद आती है। असल में जिस आदमी ने उसके पेरेंट्स को खत्म किया था, यानी कि वो क्लीन मास्टर, उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पर वेपन लग चुके थे, यहाँ तक कि तलवार उसकी बॉडी से आर पार हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हंस रहा था और साथ ही साथ वो मरा नहीं था। गाबीमारू समझ चुका था कि शायद उसने भी किसी चीज को एब्जॉर्ब किया होगा या फिर पिया होगा, क्योंकि वो खुद भी कहता था कि उसे दूर समुद्र के दूसरे कोने से कुछ मिला था जिसने उसकी लाइफ बदल दी। गाबीमारू ये पूरी स्टोरी अभी सैगरी के साथ शेयर करता है, मगर सैगरी कहती है कि उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर ये लोग उस आइलैंड के आगे बढ़ते हैं। गाबीमारू और सैगरी अभी साथ में जा रहे थे। गाबीमारू के यहाँ पर हाथ बंधे हुए थे, आसपास फ्लावर्स थे, लेकिन वो जानता था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसीलिए वो ये बात सैगरी को समझाता है और कहता है कि उसके हाथ खोल दे। लेकिन सैगरी कहने लगती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसे यही कहा गया है कि सभी लोगों को बांध कर ले जाना है और देखना है कि वो रूल्स को फॉलो करे। अब गाबीमारू कहता है कि इतने ज्यादा खतरे में वो हाथ बांध कर कैसे चल सकता है, आखिर वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। लेकिन फिर सैगरी नहीं मानती, इस वजह से गाबीमारू चुपचाप आगे बढ़ता है। लेकिन फिर वो फिर से रुक गया था और कहने लगा था कि नहीं, वो इस तरह से नहीं चल सकता। वो बस अपने हाथ खींचता है जिस वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है। लेकिन सैगरी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो फिर से उसे एक रस्सी देती है। गाबीमारू चिल्लाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है कि हमें सिर्फ 3 दिन का खाना दिया गया है, क्या सच में लगता है कि वो एलेक्सर ऑफ लाइफ हमें 3 दिन में मिल जाएगा। इस पर सैगरी कहने लगती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, बस उसे जो कहा गया है वो वही करेगी और वो गाबीमारू की दोस्त या फिर टीम मेंबर नहीं है जो गाबीमारू इस तरह से बात कर रहा है। उसे बस यहाँ पर उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है। अब यहाँ पर गाबीमारू को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। वो कहता है कि क्या सच में वो आदमी उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को पाना चाहता है, लेकिन अब वो अपनी वाइफ के लिए गाबीमारू इस चीज को भी सहन करता है और खुद के हाथ खुद ही बांध लेता है। लेकिन अब तभी कहीं अचानक से एक बड़ी सी आयरन कैनन बॉल आकर
गाबीमारू के फेस पर लगती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से दूर गिर गया था। और जब सैगरी दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर उन्हीं 10 क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल था जिसका नाम कैन है। कैन के बारे में कहा जाता है कि उसने ना जाने कितने लोगों को मारा है, और वो भी सिर्फ उनके वेपन के लिए। वो सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों पर अटैक करता था। अब वहाँ पर उसे इस तरह से देखकर सैगरी बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन फिर वो देखती है कि ये कैन के साथ जिस एग्जीक्यूटर को भेजा गया था वो भी उसी के साथ था, लेकिन वो उसे रोक नहीं रहा था। गाबीमारू यहाँ पर बिल्कुल ठीक